Hello everyone, welcome you all this channel. So today is the part 1 of money and monetary policy lecture. ठीक है, तो इसमें हम आज अपना पार्ट 1 में मनी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से मनी को ट्रांजैक्ट किया जाता है, फंक्शंस ऑफ मनी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी देखेंगे, दैट इज़ आपके फियाट मनी, नियर या क्वासी मनी, कमोडिटी मनी, प्लास्टिक मनी, फिड्यूशरी मनी, लीगल मनी, M0, M2, 1, 2, 3 मेजर्स ऑफ मनी एंड मॉनेटरी सप्लाई देखेंगे, मनी क्रिएशन देखेंगे एंड टाइम बचा तो हम फर्दर चीज़ें देखेंगे, अदरवाइज पार्ट 1 को यहीं एंड करेंगे एंड देन फर्दर चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे. सो दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. सो आप ज़रूर इसको अच्छे से देखना और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो व्हाट इज़ मनी? सो मनी क्या है? एक वेरीफेबल रिकॉर्ड है दैट जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, जिसको हम पेमेंट करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम होता है एक सामान के बदले दूसरा सामान दे देना. आपने 1 kg वीट के बदले 1 kg राइस ले लिए या 1 kg राइस के बदले 1 kg वीट ले लिए. सो जो सामान की अदला बदली होती है दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. ठीक है, बट जब से मनी आ गया है सो हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया है काफ़ी ज़्यादा. पहले के टाइम पे अगर किसी को 1 kg राइस नहीं चाहिए, लेकिन अब दूसरे के पास देने के लिए और कुछ है नहीं, तो उसको राइस ही लेना पड़ेगा, तब भी उसको बदले में 1 kg वीट मिलेगा. बट मनी के केस में क्या है? ठीक है, आपको राइस नहीं चाहिए, आप मनी ले लो. मनी को ये भी आगे फर्दर यूज़ कर सकता है ट्रांजेक्शन में. ठीक है, सो आइए अब इसके फंक्शंस ऑफ मनी देखते हैं हम. बेसिकली मनी के मैंने 4 फंक्शंस लिखे हैं यहाँ पे, बट और भी ज़्यादा होता है, बट मैंने मेजर फंक्शंस लिखे हैं. दैट मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सबको पता है. मनी को हम एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं. कन्वीनियंट यूनिट है ऑफ अकाउंट की. कन्वीनियंटली आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. इस मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं इजीली अपने वॉलेट में. ठीक है, या हाउस में या बैंक्स में. लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन्स. लिक्विडिटी होता है, यहाँ पे मैं आपको एक नई टर्म सिखाने जा रही हूँ, दैट इज़ लिक्विडिटी. जो आप साइंस में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो आप उससे थोड़ा रिलेट करना. उसमें लिक्विड का क्या मतलब होता है? जो फ्लो कर जाए. लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो बेसिकली फ्लो कर जाए, फ्लो लाइक वाटर, है ना. तो वाटर इज़ अ वेरी लिक्विड सब्सटेंस, क्योंकि वो इजीली जो है फ्लो कर सकता है. सो लिक्विडिटी भी वहीं से आया है. जो चीज़ आपकी इजीली फ्लो कर सकती है वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा लिक्विड है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपका जो मनी है क्या वो लिक्विड है? यस वो है, क्योंकि आप उसको कहीं भी ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हो, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन. सो जो चीज़ इजीली फ्लो कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, जिसको ट्रांजैक्शन में हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी. अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी के ऊपर. इसमें आपकी सबसे पहली जो मनी है वो है फियाट मनी. ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है व्हाट इज़ दैट इज़ फियाट मनी. क्या है आपकी? बेसिकली ये वो इशूड करेंसी है. मैं साथ साथ लिख देती हूँ, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो नोट डाउन भी कर सकता है. ठीक है, सो इट इज़ द इशूड करेंसी. ठीक है, ये वो इशूड करेंसी है आपकी दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कॉमोडिटी, जो किसी भी फिजिकल कॉमोडिटी से बैक्ड नहीं है, सच एज गोल्ड, सिल्वर, बट रेदर इट इज़ बैक्ड बाय और इशूड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, देखो आपकी फियाट मनी वो मनी होती हैं जो किसी भी कॉमोडिटी से आपकी बैक नहीं होती है, रेदर दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ. ठीक है, तो जैसे आप बैक करने के लिए आप जैसे अपना कोई कोलेटरल देते हो, तो आप बदले में सोना, मतलब बैक इन द सेंस है यहाँ पे कि आप अगर कोई चीज़ दे रहे हो, मान लो किसी से आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो. ठीक है, आपने बोला भाई मुझे 10,000 रुपये उधार दे दे, तो वो बोलेगा मुझे बदले में कोई कोलेटरल दे दे, तो आप उसको बोलोगे ले चलिए मेरे सोने के 2 कंगन रख ले. ठीक है, सोने की 2 चूड़ियाँ रख ले या रिंग्स रख ले. तो ये हो गए आपके, ये जो 10,000 रुपये ये बैक हो गए इन रिंग्स से, सोने की, गोल्ड से बेसिकली. ठीक है, बट जो आपकी फियाट मनी होती है वो ऐसे किसी भी चीज़ से बैक नहीं होती है. बस फियाट मनी आपकी सीधी सीधी वो करेंसी हो गई, जैसे पेपर करेंसीज होते हैं ना आपके. इसके एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे आपका US डॉलर हो गया, सीधा गवर्नमेंट का उसमें इतना ट्रस्ट है जिसकी वजह से लोगों का भी उसमें ट्रस्ट हो गया. यूरो हो गया, येन हो गया, ठीक है, हमारा रुपीज़ हो गया, कि जो गवर्नमेंट ने जिस कंट्री की गवर्नमेंट ने उसको इशू कर दिया है, डायरेक्ट आप उसको ट्रांजेक्शन में यूज़ करो, दैट इज़ नोन एज फियाट मनी. ठीक है, सेकेंड हमारी है कमोडिटी मनी. कमोडिटी मनी वो मनी होती है आपकी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी एक्सचेंज. ठीक है, सो हुज वैल्यू
comes from exchange of commodity। सो आप किसी भी सामान को जब एक्सचेंज करोगे, ए के बदले आपने बी ले लिया, ठीक है, सो इसकी जो वैल्यू है उस सामान से एक्सचेंज करके आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकता है, अदला बदली कर देना, सिंपल लेमन टर्म्स में समझो। ये हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि पहले आप ये बार्टर सिस्टम के टाइम पे बोल सकते थे, आप सामान के बदले, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी एग्जाम्पल दिया कि 1 kg वीट के बदले आपने 1 kg राइस ले लिए, बट आज के टाइम पे हम ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल हम फियाट मनी यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ योर नियर या क्वासाई मनी, ठीक है, इसको समटाइम्स आप रेफर कर सकते हो, हिंदी में बोले तो फटाफट पैसे में जो कन्वर्ट हो जाए, फटाफट पैसे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे नियर या क्वासाई मनी, ठीक है। ये इक्विवेलेंट टू कैश होती है, मेजरली कैश के बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी ये, ठीक है, और ये हाईली लिक्विड होती है। एक होता है आपका नॉर्मली लिक्विड, नो इट इज़ वेरी वेरी लिक्विड, कि आप अभी गए इजीली आपने उसको कैश में कन्वर्ट करा लिया। इसके आपके एग्जांपल्स होंगे, सेविंग अकाउंट में आपका जो भी पैसा है वो आप कितना भी निकलवा सकते हो, उस पर कोई रोक तो है नहीं एज सच, अगर आपके अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है तो, है ना। तो अगर कोई स्पेसिफिक लिमिट है आपके अकाउंट की तो अलग चीज़ है, अदरवाइज आप सेविंग अकाउंट से कितना भी पैसा निकलवा लो, है ना। तो वो जो है पैसा फटाफट आपकी ज़रूरत के टाइम पे काम आएगा। एज ए ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं जो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ये कुछ नहीं होता, आपका एक बिल होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है, ठीक है, 90 डेज़ के होते हैं, देन आपके 270 डेज़ के अप्रोक्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। बट ये है कि अगर इसका कोई टाइम पीरियड भी है तो आपको वो टाइम पीरियड ऑलरेडी पहले से पता होता है, उसके बाद उसको आप फटाफट जाके कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। सो ईजिली, जिस पे कोई रोक टोक नहीं है, चिक चिक बाजी नहीं है, आप सीधा जाओ और कैश में अपना कन्वर्ट करा लो, दैट इज़ कॉल्ड नियर या क्वाजाई मनी, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड्स हो गए आपके, जितने भी आपके प्लास्टिक कार्ड्स हैं उन सबको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी, क्योंकि आप उनको जैसे कि स्कैन करोगे, ठीक है, मशीन में डालोगे, आपका पैसा जो है आ जाएगा। सो ऑल प्लास्टिक कार्ड्स जिनसे आपके मनी मिलती है वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है लीगल मनी। लीगल मनी आपकी वो वैलिड मनी है जो यूज़ की जाती है पेमेंट्स के लिए, ठीक है, अपने डेब्ट को हटाने के लिए, और वो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे हमारा जो है आपकी जो सेंट्रल बैंक है वो सोल अथॉरिटी है, दैट इज़ आरबीआई, और आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। सो उसने इंडियन करेंसी दैट इज़ इंडियन रुपीज़ को लीगलाइज कर रखा है, ठीक है, और वही आपकी जो एज ए लीगल मनी यूज़ की जाती है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट का भरोसा है, जिसको आप लीगल टेंडर बोल सकते हो। आपको याद हो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी सर ने आके बोल दिया था कि कल से आपके 500 और 1000 के जो भी पुराने नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये साफ साफ बोल दिया गया था, ठीक है, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे मतलब आप कल आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो आप अपना डेब्ट उतारने के लिए, कर्जा उतारने के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकते अब, क्योंकि इनमें अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विश्वास भरोसा नहीं है। आपने नोट के पीछे भी देखा हो तो आरबीआई गवर्नर के पीछे क्या मतलब फ्रंट में भी साइन होते हैं, ठीक है, कि अब ये उनकी सोल अथॉरिटी है और वो उसको जो है रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। उस पर लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज़ है, जैसे अगर 100 रुपीज़ का नोट है तो साथ में आपके गवर्नर के साइन हो गए, और हिंदी में लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर आप वो 100 रुपये का नोट बैंक में लेके जाते हो, बोलोगे हमें इस पर भरोसा नहीं, आप इसके बदले हमें सोना दे दो, चाहे वो कितना बहुत 0.01 ग्राम ही क्यों ना आए, ठीक है, लेकिन आरबीआई को वो देना पड़ेगा क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर के आपके सिग्नेचर है, ठीक है। सो दैट इज एज यूज्ड एज लीगल टेंडर, कि वो लीगली आरबीआई मना नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से, क्योंकि वो लीगली बोला गया है कि दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फिड्यूशरी मनी पे। इट इज़ दैट मनी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस दैट इट विल बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अनलाइक फियाट मनी इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू बैक दिस एसेट। इंस्टेड जो आपके इशू करते हैं फिड्यूशरी मनी को, वो प्रॉमिस करते हैं कि उसको बदले में एक्सचेंज में कोई कमोडिटी दे देंगे या कुछ करेंसी दे देंगे। सीधी सीधी आसान भाषा में समझाओ तो जितने भी आपके चेक होते हैं या डीडी होते हैं, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, ठीक है, इसको भी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे फियाट मनी को बैक नहीं किया था, कुछ को इसमें बैक किया जाता है, कुछ को बैक नहीं किया जाता है,
ठीक है। तो हम इसको थोड़ा बहुत सिमिलर कह सकते हैं फियाट मनी से, क्योंकि उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती ही नहीं है, बट इसमें कुछ को बैक करती है, कुछ को नहीं करती है। ठीक है। तो जितने भी आपके चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, वो सारे आपके जो है फिड्यूशरी मनी पे आते हैं। इसमें बेसिकली अब चेक क्या है, एक गवर्नमेंट जो है आपका कॉन्फिडेंस ही तो है गवर्नमेंट का उसमें, कि आपको भरोसा है कि आप बैंक में जाओगे, आप चेक पकड़ा दोगे जाके और गवर्नमेंट जो है आपको पैसा दे देगी, क्योंकि आपको भरोसा है उस चीज़ के ऊपर। हर चेक को थोड़ी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैक कर करके रखा हुआ है सोने से, नहीं ना। सो दैट इज नोन एज फिड्यूशरी मनी। ठीक है। ओके अब इसके बाद आपकी दो इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज मनी जो सप्लाई है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आप रिकॉल करो अपना जीडीपी वर्सेस जीएनपी वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर किसी को याद है तो वो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, यही फायदा है साथ साथ क्लासेस देखने का रेगुलर मैनर में। देखो, एक होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक होता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं आपसे चीज़ें पूछूं, और फ्लो होता है एक पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपके ऊपर कितना कर्जा है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपके पास कितना कर्जा है, दैट इज नोन एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। और अगर मैं आपके पास पूछूं कि फॉर एग्जांपल इंडिया की जीडीपी कितनी है, कि इतने सालों में, अब जो जीडीपी है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की तो आप बताओगे नहीं, वो तो आप बताओगे ना एक मतलब इतने टाइम से एक पीरियड ऑफ टाइम पे, तो दैट इज वो एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लो का। तो मैं लिख भी देती हूँ, जीडीपी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, या मैं आपसे प्रॉफिट पूछ लूँ, या सबसे बेसिक एग्जाम्पल इनकम पूछ लूँ किसी की, सो वो सारे आपके हो जाएंगे फ्लो के अंदर के एक पीरियड ऑफ टाइम से, क्योंकि इनकम भी आप एक पीरियड ऑफ टाइम की बताओगे। और जो स्टॉक होगा पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसमें आपका डेप्ट आ गया, ठीक है, कैपिटल स्टॉक आ गए, ये सब आ जाएंगे। सो जो आपकी मनी सप्लाई है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि इस टाइम पे कंट्री में कितनी मनी सप्लाई चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इंडिया में आपको पता होगा जितने भी हमारे नोट्स है वो सारा आरबीआई प्रिंट करता है, एक्सेप्ट करेंसी नोट्स। जितने भी आपके करेंसी नोट्स हैं उसमें जो करेंसी नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। जो आपका 1 रुपी नोट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रिंट करती है। साथ में कॉइन्स भी जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके 1 रुपी नोट को प्रिंट करती है और कॉइन्स को करती है। ठीक है। और रेस्ट जितने भी आपके करेंसी नोट्स है दे वर इशूड बाय द आरबीआई। ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है। ये आप चाहो तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। देखो, इसमें सबसे पहले आपके 5 मेथड्स है अपने पास, 5 मेथड्स टू मेजर मनी सप्लाई। ठीक है। अपने पास 5 मेजर मेथड्स है मनी सप्लाई मेजर करने के। ठीक है। M0, M1, M2, M3 और M4। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब जो M0 मेथड है आपका, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो, जो M0 मेथड है इसको आप बेसिकली रिजर्व मनी या रिजर्व मनी मेथड भी बोलते हो। ठीक है। सो इसमें आपका आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जितने भी करेंसी आपकी इस टाइम पे सर्कुलेशन में है। ठीक है। दैट इज CU, करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस बैंक्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, बैंक्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है। प्लस अदर डिपॉजिट्स, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है। तो देखो, जितनी भी करेंसी इस टाइम आपकी सर्कुलेशन में है, मतलब आपकी मार्केट में है, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो आपके हाउस में हो, बस बेसिकली वो आपकी सर्कुलेशन में है। ठीक है। लोगों के पास जो पैसा है, बैंक के पास जो पैसा है, क्योंकि मैंने लिखा है ना बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई, वो सब, और जो बाकी आपके अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, वो सब। ठीक है, वो इसमें आएंगे। अब जो इसमें M1 है, नेक्स्ट वाला जो है, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और यूपीएससी से 100% क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब जो M1 है इसमें आएगा आपका करेंसी विद पब्लिक। ठीक है। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। ठीक है। प्लस अदर डिपॉजिट्स वाली सेम लाइन, फिर अदर डिपॉजिट विद द बैंक्स आपके या आरबीआई। ठीक है। फिर M2 में आपका M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स आ जाएगा। मैं भी आपको समझाऊंगी दोबारा से, सेविंग डिपॉजिट्स विद
पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, ठीक है। और M3 में आपका आ जाएगा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। और लास्ट आपका जो M4 है उसमें आ जाएगा आपका टोटल टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। मतलब M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ठीक है। अब जहाँ जहाँ मैं यूपीएससी लिखते जाऊंगी वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। सो मैं चेंज कर देती हूँ पेन का कलर ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाए। थोड़ा डार्क कलर लेते, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं यूपीएससी लिखूंगी उस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यूपीएससी वो पूछेगा आपसे कि M0 में क्या क्या आता है, ठीक है। यूपीएससी वो पूछेगा आपसे M1 में क्या क्या आता है, ठीक है। फिर यूपीएससी M2 और M3 में वो पूछेगा क्या क्या आता है, साथ में आप कैच क्या दे देगा। यहाँ पे आपका लिखा है मैंने M1, वो यहाँ पे इसको M2 या M3 कर देगा। सो आपको ये ध्यान रखना है, नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। नंबर 4 यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है, वो यहाँ पे क्या करेगा, M3 की जगह M2 कर देगा या M1 कर देगा। आप सोचोगे M2 और M3 में भी M1 था, इसमें भी हम M1 डाल देते हैं। नो, यहाँ पे M3 आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, अभी जो मैं पहले एक बार समझा देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। M1 जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके डिपॉजिट्स है, रिजर्व है, मतलब जो आपके बेसिकली करेंसी सर्कुलेशन, मतलब जो बैंक में है, लोगों के पास है, इस मार्केट के अंदर जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो सारे बेचारा जीरो में सब कुछ है। जीरो कैसा दिखता है, ऐसे, तो इसमें सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है। सो याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, जीरो आपका ऐसे दिखता है। सो जितने भी करेंसी सर्कुलेशन में वो, फिर जो पैसा बैंक के पास कुछ डिपॉजिट्स होगा, ठीक है, और कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट होगा, तो वो सारे आ गए डिपॉजिट। तो इसमें सारा पैसा आ गया। M1 में हमें करेंसी विद पब्लिक लेनी है, ठीक है, लेकिन हमने इसमें डिमांड डिपॉजिट्स लेने बैंक के, सारा पैसा नहीं लेना बैंक का। और जो आपके अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, वो डिपॉजिट्स लेने हैं, ठीक है। M2 में आपका M1, मतलब ये वाली करेंसी तो एज इट इज आएगी सारी, इसलिए डायरेक्ट M1 लिख दिया है। मैं फिर रिपीट करी हूँ, M2 में आपका M1, मतलब ये वाली करेंसी एज इट इज आएगी, इंक्लूड होगी। बस सेविंग डिपॉजिट्स आपको याद रखने हैं विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इसकी मैं सारे के भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी लर्न करने की बहुत इजीली। M3 में फिर M1, मतलब ये वाली तो एज इट इज रहेगी, और नेट टाइम डिपॉजिट आएगा। M2 का M3 में कोई जिक्र नहीं है, याद रखना है, ठीक है। नेट टाइम डिपॉजिट्स आ जाएगा। M3 में आप, M4 में आपका M3 रहेगा, ये वाला पूरा एज इट इज, और टोटल टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब मुझे आपको दो चीजें बताने हैं। पहले तो नेट टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, जो भी आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, मैं यहाँ बता देती हूँ छोटा सा, जो आपका होता है, मैं कहीं पे बता रही हूँ आपका डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। इसका मतलब है एट ए टाइम आप पैसा निकाल सकते हो। एक तरीके से आप सेविंग अकाउंट लगा लो इसको, सेविंग डिपॉजिट, कि आप जब मन किया तब आपने पैसा विड्रॉ कर लिया अपना, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आपका मन किया आपने अपना पैसा क्या है, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। दूसरा होता है आपका टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है, ये होता है आपके एफडी की तरह के, एक फिक्स टाइम के बाद ही आप अपनी पैसे को जो है देख सकते हो, मतलब ले सकते हो। आफ्टर फिक्स टाइम यू कैन विड्रॉ द मनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जब मन के इसमें आपने मुंह उठा के कर दिया। सो वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, समझ में आ गया। अब M3 और M4 जो है आपके, वो ब्रॉड मनी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है यूपीएससी का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख देती हूँ, थोड़ा आपको अलग दिखेगा। दैट M3 एंड M4 ये आपके हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। ये विजिबल है, ये काफी लाइट नहीं हो गया है पेन, देखो ये है आपके ब्रॉड मनी M3 एंड M4, यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा M0 टू M4 लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्वेश्चन नंबर 6। सो M0 टू M4 आपकी जो लिक्विडिटी है वो हो रही है डिक्रीज। अब वो डिक्रीज कैसे हो रही है वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखो, M1 M0 में आपका जो पैसा है वो लोगों के पास ज़्यादा है, घरों में है, होम्स में है, ठीक है। और फर्दर उसके बाद जो M1 है उसमें करेंसी विद पब्लिक है, लेकिन बैंक्स का पैसा हमने इसमें जो मतलब डिपॉजिट्स है वो लिया, लेकिन कम लिया, खाली डिमांड डिपॉजिट्स लिया।
फिर M2 में हमने बैंक में और पैसा डाल दिया सेविंग डिपॉजिट्स वाला, लोगों के पास पैसा और कम बच गया। M3 में हमने टाइम डिपॉजिट वाला और पैसा डाल दिया तो और लोगों के पास पैसा कम बच गया। सो लिक्विडिटी डिक्रीज कब होती है? जब लोगों के पास पैसा कम बचता है। इसमें प्रॉपर सर्कुलेशन में था, लोगों के पास पैसा था M0 में, फिर आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, FD में डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट्स में, टाइम डिपॉजिट्स में। सो लिक्विडिटी डिक्रीज हो रही है M0 to 4 में, याद रखना है आपको, ठीक है। और अगर कहीं पे आप नॉर्मल आप मनी सप्लाई लिखा हुआ देखोगे तो इसका मतलब आपको समझ जाना है गवर्नमेंट जो है आपकी M3 की बात कर रही है, ठीक है। M3 को ही हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री बोलते हैं। एग्रीगेट मनी सप्लाई हम जो है इसी को बोलते हैं। तो कहीं पे भी आप इसको लिखा हुआ देखो नॉर्मल मनी सप्लाई, सो इट मीन्स आपकी M3 की बात हो रही है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 यूपीएससी पूछ सकता है इसमें से नैरो मनी कौन सी है। तो आपको देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लोग मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट आपके M0 M1 दोनों को ही नैरो मनी मानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज नैरो मनी। सो आपको अगर ऑप्शन में खाली M0 गिवन है तो आप M0 टिक कर देना, M1 अगर गिवन है, M0 गिवन नहीं है तो आप M1 को टिक करके आओगे, ठीक है। और अगर दोनों M0 एंड M1 तो आप दोनों को टिक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी ये भी नैरो मनी और ये भी नैरो मनी में इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब ये सारी राम कथा के बाद इसको लर्न करने की मुद्दे की बात ट्रिक क्या रहेगी, है ना। ओके, सो द ट्रिक इज कोड्स NTT। अब ये क्या देखो, कोड्स NTT, दिस इज द ट्रिक, ओके। अब कैसे याद होगा भाई इससे, देखो कोड्स NTT आपकी ट्रिक है मॉनेटरी सप्लाई को लर्न करने के लिए। ये जो कोड्स का C है ये रिप्रेजेंट करता है करेंसी इन सर्कुलेशन, दैट इज M0 को। जो O है वो भी रिप्रेजेंट करता है आपका M0 को, दैट इज अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन C है, O इज अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। सो ये दोनों आपको रिप्रेजेंट करेंगे M0 को। D इज डिमांड डिपॉजिट्स जो कि आपका रिप्रेजेंट करेगा M1 को। S इज सेविंग डिपॉजिट्स जो कि आपका रिप्रेजेंट करेगा M2 को, क्योंकि बाकी तो सेम ही है, ठीक है। M2 में M1 तो इंक्लूड है ही, तो जब आपको S याद रखना है बस उसमें सेविंग डिपॉजिट एक्स्ट्रा करना है। M1 वाला आपको याद है उसमें डिमांड डिपॉजिट एक्स्ट्रा करना है। M0 में करेंसी इन सर्कुलेशन है, अदर डिपॉजिट्स विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI है। NT ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं M3 को, दैट इज आपका नेट टाइम डिपॉजिट्स। एंड कैपिटल T आपका रिप्रेजेंट करते हैं M4 को, दैट इज टोटल टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। सो फर्दर फाइनली कोड्स NTT आपकी ट्रिक है मनी एंड मॉनेटरी सप्लाई के मेजर करने के लिए। M0 करेंसी इन सर्कुलेशन C रिप्रेजेंट करेगा, अदर डिपॉजिट विद बैंक एंड RBI को O रिप्रेजेंट करेगा, M1 आपका D को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डिपॉजिट्स इन डिमांड डिपॉजिट्स को, S आपका M2 रिप्रेजेंट करता है सेविंग डिपॉजिट्स को, NT दैट इज नेट टाइम डिपॉजिट आपका M3 को रिप्रेजेंट करेगा, NT इज टोटल टाइम डिपॉजिट आपका M4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये ट्रिक रहेगी आपकी कोड्स NTT। आई होप आपको पूरी ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये C ये वाला आपका करेंसी ये C है, ये O आपका ये अदर वाले डिपॉजिट्स है, ठीक है। ये आपका D जो है ये डिमांड डिपॉजिट है ये वाला, ये जो S है आपका ये सेविंग डिपॉजिट है ये वाला, ये जो NT है आपका ये नेट टाइम डिपॉजिट ये वाला है, और जो फाइनल T है ये टोटल टाइम डिपॉजिट ये वाला है। बस ये जो चेंज है फर्दर यही आपको याद रखना है। बाकी आगे के मैं आपको बता चुकी, M2 में M1 ऐड कर देना है, M3 में भी M1 ऐड करोगे, M4 में आप M3 ऐड कर दोगे, ठीक है। ओके, आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको अच्छे से देख लेना। स्टिल नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स ले लूंगी। अगली क्लास में हम एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे कि कैसे मनी क्रिएट होती है, हाई पावर्ड मनी। मतलब RBI ने अगर 100 रुपये प्रिंट करके डाले तो वो 210 कैसे बन गए मार्केट के अंदर। इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी क्रिएशन कॉन्सेप्ट, ये पढ़ेंगे। देन आपका कैश रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो, ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। मनी मतलब पूरा आपका मनी सप्लाई डाउट्स कुछ नहीं बचेगा, पूरा मनी सप्लाई आपका क्लियर हो जाएगा। और मेरी गारंटी आपके 100% MCQs जो है सॉल्व हो जाएंगे। आप UPSC के सिविल सर्विसेज तक के प्रीलिम्स के MCQs लगा के देखना, CDS के, NDA के सारे MCQ, FCAT में भी जो इकोनॉमी का पोर्शन आता है सब आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। ओके, सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।